नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की आई इंडिया परिवार की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस दौरान आप देख रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ देशभक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं। जिधर देखिए उधर तिरंगा रंग में क्या भवन, क्या सरकारी कार्यालय नजर आ रहे हैं। और आए भी क्यों ना, बड़ी मुश्किल से भारत को आजादी जो मिली थी, जिन लोगों ने खून बहाया, अपना जीवन कुर्बान किया, उनकी बदौलत हम आज आजाद हुए। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर वो उमंग, वो जोश आज भी दिखाई दे रहा है। सरकारी कार्यालय हों या फिर शैक्षणिक संस्थाएं, चारों ओर देशभक्ति के गीत सुनाई दे रहे हैं और हर कोई आजादी के तराने में डूबा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की अगर बात करें तो यहां भी आपको दो तरीके के जश्न दिखाई दे रहे हैं। एक जश्न आपको जो पूरा इलाका या यूं कहिए सरकारी कार्यालय और कुछ इलाका तिरंगा रंग में रंगा हुआ है। दिन हो या रात आपको तिरंगा रोशनी में नजर आ रहा होगा। एक इलाका जहां पर इस तरीके का जश्न नहीं है, लेकिन वो भी देश की आजादी का जश्न अपनी तरह से मना रहे हैं। सीतापुर शहर की अगर बात करें तो नगर पालिका परिषद की ओर से इस बार भी तिरंगा रंग में क्या चौराहे और क्या नगर के तमाम मार्गों को जो है तिरंगा रंग में रंगा गया हुआ है। लोग उसकी सेल्फी ले रहे हैं और आनंदित महसूस कर रहे हैं और उन्हें यह महसूस हो रहा है कि उन्हें आज़ादी का जो पर्व है वो ऐसे ही मनाया जाना चाहिए, वो उन्हें महसूस भी हो रहा है। सीतापुर शहर के अलावा अगर बात करें तो सीतापुर जनपद के कई कस्बों का नज़ारा, कई जो है अन्य शहरों का नज़ारा आपको ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस दौरान कविगण देशभक्ति के गीत रखकर जिन लोगों की कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली, उनकी कुर्बानी का बखान कर रहे हैं। उनके कुर्बानी को आज फिर से याद किया जा रहा है और सरकारी स्तर पर देखें या फिर जो लोग इससे जुड़े हैं, यानी आज़ादी के पर्व को मनाने में जो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो आज सारे लोग सुबह से लेकर रात तक व्यस्त आपको नजर आ रहे हैं। उन्हें एक अलग तरीके की अनुभूति हो रही है कि आज़ादी कैसे हमें मिली थी और युवा पीढ़ी को बताया जा रहा है कि किसके कारण हमें आज़ादी मिली और उस आज़ादी को हमें बचाकर रखना है, संजो कर रखना है। पर सीतापुर की ही एक ऐसी तस्वीर, यानी 3 तस्वीरें हम आज आपको ऐसी दिखाएंगे जो कह रही हैं कि आखिर उन्हें कब आज़ादी मिलेगी। चलिए पहली तस्वीर हम दिखाते हैं, सीतापुर की उस आबादी का हाल बताते हैं जो बड़ा इलाका है, बड़ी संख्या में है, जहां पर हर साल बाढ़ के पानी और कटान से लोग तबाह होते हैं, या यूं कहिए बाढ़ के पानी की कैदी बनकर हजारों हजार की आबादी हर साल रहती है। और वो मांग रही है कि 78वां आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, उन्हें कब आज़ादी मिलेगी। सीतापुर का यह गांजरी इलाका कहा जाता है। 3 तहसीलें सीतापुर की ऐसी हैं, लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद, जहां पर हर साल बाढ़ कहर बरपाती है। नेपाल से छोड़े जाने वाले लाखों क्यूसेक पानी
जो शारदा, बनबसा और गिरजा बैराजों से होकर सीतापुर की नदियों में आता है और उसके बाद जो तबाही का मंजर मचता है उसमें हर साल न जाने कितनी जिंदगियां दफन हो जाती हैं, न जाने कितने आशियाने बिखर जाते हैं, अस्तित्व मिट जाता है गांव का, घरों का। और यहाँ तक कि लोग खौफ में जिन हाथों से अपने आशियाने को बनाते हैं उनको तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये कोई एक साल नहीं बल्कि हर साल ये दौर चलता है। उस इलाके के लोगों की जिंदगी बस इतनी ही चलती है कि उन्हें कुछ महीनों के लिए काम करना होता है, बाकी के महीनों में बाढ़ से, कटान से कैसे निपटना है उसकी जंग लड़नी होती है। सीतापुर की 3 तहसीलों के कई गांव, सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो शारदा, घाघरा और चौका नदियों से घिरे हुए हैं। आलम देखिए कि जो नदियां हैं वो कटान कर अपनी दिशा को बदलती हुई 10 किलोमीटर तक सीतापुर की तरफ चली आई हैं। आज़ादी से अब तक अगर देखें तो दर्जनों गांवों का अस्तित्व मिट चुका है। हर साल गांव और घरों का अस्तित्व मिटता है। ऐसा नहीं कि सरकार की ओर से प्रयास नहीं होते हैं। करोड़ों अरबों की परियोजनाएं बनती हैं, लेकिन पानी के लिए जो परियोजनाएं बनती हैं वो पानी में ही डूब जाती हैं और लोगों के घर नदी में समा जाते हैं, गांव के गांव नदी में समा जाते हैं और लोग इस परेशानी को सालों साल से झेलते आ रहे हैं। जब बाढ़ का पानी इस गांव में घुसता है, यानी इन गांव में घुसता है, तो उस दौरान लोग जो हैं, हजारों की आबादी बाढ़ के पानी की कैदी बनकर रह जाती है। उनकी जिंदगी कैसे चलती है, वो कैसे जीते हैं, इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को रहता है। आपको बता दें कि जब बाढ़ आनी होती है तो उससे पहले इस इलाके के लोग बाहर मजदूरी कर जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं ताकि उनके पास कुछ पैसा आ जाए, ताकि जब उन्हें 3 महीने 4 महीने बाढ़ के पानी के कहर के कारण जब अपने घर को सुरक्षित रखने की नौबत आए तो उनके पास इतना पैसा हो जाए कि उस दौरान वो कैसे अपने बच्चों का पेट पाल सकें, ये उनकी मशक्कत रहती है, जो बाढ़ आने से कुछ महीने पहले वो पलायन कर दूसरी जगह मेहनत मजदूरी करते हैं। और इसके बाद जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से तो तबाह होते ही हैं, उनके घरों में पानी घुसता है, उनके संपर्क मार्ग कट जाते हैं, खेतों में तबाही मचती है, फसलें डूब जाती हैं और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन बाढ़ के दौरान वो दूषित पानी पीकर बीमार होते हैं और उसके बाद इलाज में भी उनको जंग लड़नी पड़ती है। तो ये बाढ़ और कटान पीड़ितों का दर्द बराबर बना हुआ है। आज़ादी के 78 साल हो गए हैं। इस गांजर इलाके में अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी। आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी कि इस इलाके के बहुत सारे लोग जो ट्रेन नहीं देखे हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा देश, जिसके लिए कहा जाता है कि देश गांव से बनता है, और गांव के लोग ट्रेन तक नहीं देखे हैं। जिस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही हो और तमाम ऐसी ट्रेनों की बातें की जा रही हों, वहाँ सीतापुर का गांजरी इलाका, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ट्रेन न देखा हो, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस इलाके में नदियों से मचने वाली तबाही कब खत्म होगी? जिन गाँवों का अस्तित्व मिट चुका है और जिन गाँवों का अस्तित्व हर साल मिट रहा है, उन्हें बचाने का प्रयास क्या होगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आलम यह है कि बहुत सारी आबादी जिन्हें एक घर तक नसीब नहीं हो सका है, वो सड़कों के किनारे जैसे तैसे खरफूस के मकान में रहने को मजबूर है।
उन्हें मकान कब नसीब होंगे? इनकी पीड़ा बहुत बड़ी है, लेकिन आज़ादी का पर्व मनाने वाले अपने ही जनपद के उस इलाके की हजारों की आबादी के दर्द को कम नहीं कर पा रहे हैं, जो लगातार झेलते आ रहे हैं या झेलने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं, आलम देखिए, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, तमाम हवाई सर्वे हुए, तमाम घोषणाएं हुई। किस सरकार की बात की जाए? पूर्व में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन क्या इसका कोई अस्थायी समाधान है? आपको बता दें कि हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल लाही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक पत्र भारत सरकार को लिखा था और इस बाढ़ और कटान की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या उपाय सरकार करे, इस बात का सुझाव दिया था। उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें बताया था कि नेपाल से आने वाले लाखों क्यूसेक पानी से हम डैम बनाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, और जो ये तबाही मचती है, हजारों हजार की आबादी परेशान होती है, उनके आसियाने, वो उनका अस्तित्व मिट जाता है, गांव के गांव का अस्तित्व मिट जाता है और लोग बीमार होते हैं बाढ़ जाने के बाद। यानी 6 महीने सुकून से बामुश्किल उस इलाके के लोग रहते हैं और 6 महीने उन्हें परेशानियां ही परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो उनकी परेशानी कब दूर होगी? आलम देखिए कि आज सौर ऊर्जा कितनी तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन अगर बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए उनके गांव में सौर ऊर्जा से उन्हें संतृप्त कर दिया जाए और उन्हें शुद्ध पेयजल मुहैया करा दिया जाए, जिसके कारण जब दूषित पानी पीते हैं वो बीमार होते हैं, तो शायद उनकी परेशानी को कम किया जा सकता है। पशुओं की अगर बात करें तो पशुओं के सामने भी इस इलाके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पशुओं का आलम यह है कि उनके सामने चारा उनका डूब जाता है और ऐसे में उन्हें चारा और पानी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में कई बार सुझाव दिए गए, यदि गांव में ऊंचाई पर इंडिया मार्क का हैंडपंप बना दिए जाएं, तो शायद दूषित पानी जो वो लोग पीते हैं, बाढ़ प्रभावित लोग और बीमार होते हैं, उससे निजात मिल सकती है। लेकिन बाढ़ जाएगी, सरकार भूल जाएगी, शासन भूल जाएगा और प्रशासन भूल जाएगा। ये सिलसिला अनवरत चलता आ रहा है। सिर्फ वही 2 महीने 3 महीने दिशा निर्देश होंगे, बाढ़ से पूर्व बैठकों का आयोजन होगा। वो बैठकें एयर कंडीशन कमरों में होंगी। बेहतर हो कि वो बैठकें अगर बाढ़ प्रभावित इलाके में की जाएं और जो पीड़ित हैं उनके सुझाव मांगे जाएं और उनके सुझाव पर अमल किया जाए, तो शायद सच्चे मायने में वो भी आज़ाद हो जाएं। आज उस इलाके के लाखों लाख की आबादी जो ये तक नहीं जानती है कि आज़ादी क्या होती है, आज़ादी का पर्व कैसे मनाया जाता है, उनके लिए शायद जब ये परेशानियां कम हो जाएं, ये दिक्कतें कम हो जाएं, तो वो भी आज़ादी का महत्व समझ सकें और आज़ादी मना सकें। यहाँ पर हम किस जनप्रतिनिधि का दोष दें या किस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि सब तो एक जैसे ही हैं। किसकी कहें, किस सरकार की कहा जाए, और अपनी अपनी पीठ सभी थपथपाते हैं, लेकिन क्या समस्या पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। शुक्र है कि इस बार उतनी तबाही नहीं मची। अगर नेपाल से ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर सीतापुर का यह गांजरी इलाका, जहां पर लाखों लाख आबादी के लिए तबाही ज़रूर मच जाएगी, और मचती है जब पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है। इस बार उस तरीके की तबाही नहीं आई, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान फिर भी पानी में डूबने से चली गई। बहुत सारे आसियाने
या तो लोगों ने अपने हाथों से तोड़ डाले या फिर वो कटान में समा गए। ये दौर अभी भी जारी है। इस बार भी 1 सैकड़ा के आसपास गांव में बाढ़ का पानी घुसा और लोगों तक पहुंचा, तो ऐसे में उनकी घर गृहस्थी का सामान बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया। इस बाढ़ प्रभावित इलाके में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि हर घर में एक मचान बनाया जाता है। उस मचान पर वो गृहस्थी का सामान रखते हैं और जरूरत पड़ती है तो उसी मचान पर सोने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस जाता है। बेसिक कच्चे मकान होते हैं ज़्यादातर लोगों के, लेकिन कच्चे मकानों में पानी जब घुसता है तो वो भी नुकसान ही पहुंचाता है। तो इस तरीके की तबाही इस गांजर इलाके में हर साल मचती है। कैसे ये अपना खाना पकाते हैं, कहाँ पकाते हैं भोजन, उस समय इनके सामने बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं, ये हम आज इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये आज भी आज़ादी को तरस रहे हैं अगर पूछा जाए, और इनकी मांग भी यही है कि इन्हें आखिर कब बाढ़ और कटान जैसी मुसीबतों से आज़ादी मिलेगी। ये तो रही बाढ़ और कटान की समस्या। अब हम आपको सीतापुर जनपद का ही एक ऐसा बदनाम मोहल्ला, जहां की जो सेक्स वर्कर हैं उन्हें आज़ादी के क्या मायने हैं, इस पर हम आज आपको बताने वाले हैं। तो जो सेक्स वर्कर हैं उनको आज़ादी 78 साल बाद कैसी मिली है, क्योंकि उनको आज भी वही करना पड़ रहा है जो वो दशकों से करती आ रही है। आलम देखिए कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करने को मजबूर है। इसी पर इन सेक्स वर्करों का जीविकोपार्जन निर्भर है। सीतापुर का बदनाम मोहल्ला आलमनगर, जिसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ सेक्स वर्कर की महिलाओं के रूप में होती है। ये कोई नहीं जानता कि यहाँ अभी भी बहुत सारी सेक्स वर्कर कैसे अपना जीविकोपार्जन करती हैं, कैसे उनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है, उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो बदनामी का जो धब्बा उन पर लगा है उससे कब मुक्ति मिलेगी, ये आज भी प्रश्न बना हुआ है। हम आज़ादी का 78वां पर्व मना रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए सीतापुर का आलमनगर मोहल्ला, जहां पर 1-2 नहीं दर्जन 2 दर्जन ऐसी महिलाएं जो सेक्स वर्कर के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जो उन तक पहुंची हो और उन्हें ये काम न करना पड़े, वो भी एक सभ्य समाज में सिर उठाकर जी सकें और अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इस काम पर कब विराम लगेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम सरकारें आईं और गईं, तमाम योजनाएं भी बनी, सेक्स वर्कर के लिए भी योजना बनी, इनकी वेश्यावृत्ति को खत्म करने के लिए भी तमाम प्रयास हुए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर। अगर नहीं तो आप जरा आलमनगर जाइए, जहां पर देखिए कि उनकी माँ भी यही काम करती थी, वो भी वही काम करती हैं और बेटी को भी इसी काम में उतारने को वो मजबूर है। ये कट सत्य है, ये कहीं दूर दराज का मामला नहीं है, जिला मुख्यालय का ये मामला है। और आलमनगर मोहल्ला आज पूरे इलाके में, क्या कहिए सीतापुर में तो कम से कम विख्यात है, इस कारण कि वहाँ पर सेक्स वर्कर रहती हैं। और ये सेक्स वर्कर जो मांग तो नहीं कर रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से ऑल इंडिया ये आवाज़ उठा रहा है कि आखिर इन्हें कब आज़ादी मिलेगी। तो आपने इन 2 मामलों को देखा, अब हम आपको तीसरे मामले की ओर भी लेकर चलते हैं। एक और आपको बताते हैं जो एक समान भिक्षावृत्ति कहिए वो करने को मजबूर है। सीतापुर का ही खैराबाद कस्बा है,
और ये खैराबाद कस्बा आज़ादी के उस दीवाने के रूप में विख्यात है। उनकी जन्मस्थली है जो स्वतंत्रता दिवस के सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिन्हें अंग्रेज़ों ने काले पानी की सज़ा दे दी थी और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया था। इसी मोहल्ले में अगर बात करें तो एक मोहल्ला है जोशी टोला, यानी खैराबाद कस्बे का ही एक मोहल्ला है जोशी टोला। जोशी टोला की 70 से 80% आबादी हर शनिवार को और भी दिवसों में छोटे बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक शनिदेव के नाम पर निकल लेते हैं बाजारों में और एक समान भिक्षावृत्ति मांगने का काम करते हैं, जिसके जरिए अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वो इसे अपने परिवार की पुरानी परंपरा मानते हैं और आज भी करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जोशी टोला के मोहल्ले के लोग शिक्षित नहीं हैं, शिक्षित भी हैं, नौकरी पेशा में भी गए हैं, लेकिन जहां 70 से 80% आबादी भिक्षावृत्ति पर निर्भर हो, वो अपना पेशा बना ले और वो हर शनिवार को घर से निकल लेता है, घर घर जाकर वो भिक्षावृत्ति करता है, सड़क पर निकल लेता है, जो लोग चल रहे होते हैं उनसे भिक्षावृत्ति करता है। तो ऐसे में इनके लिए आज़ादी के मायने क्या हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर इन्हें आज़ादी कब मिलेगी, ये अपने आप में इसलिए सवाल है कि 78वां आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और आज भी जोशी टोला मोहल्ले के हजारों हजार की संख्या में लोग भिक्षावृत्ति पर ही निर्भर हैं। उनका परिवार का पालन पोषण भिक्षावृत्ति के जरिए हो रहा है। इनके लिए योजनाएं कहाँ हैं, इनके लिए सरकार क्या चिंतित है या किसी सरकार ने इनके लिए पहल की या प्रशासन स्तर से इनके लिए कोई कदम उठाए गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस तरीके से आज़ादी के मायने क्या हैं, किसके लिए, ये इन लोगों के लिए जो आज भी सच्चे मायने में आज़ादी के पर्व को नहीं समझ पाए हैं, ये जो पहले भी करते आ रहे थे वही आज भी करने को मजबूर हैं। इनके पूर्वज जो पहले कर रहे थे वो उस परंपरा को आज भी निभाने को मजबूर हैं। फिर सच्चे मायनों में इनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। चौथा जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी आज़ादी मांग रही है, वो दरअसल आबादी है कुष्ठ रोगियों की। खैराबाद का ही एक कुष्ठ कॉलोनी बसा दी गई है और यहाँ पर पर्व तब मनता है जब हम आप अपने घर का बना हुआ परोसा हुआ खाना इन तक पहुंचा देते हैं। इनके यहाँ आज भी भिक्षावृत्ति के जरिए ही परिवार का पालन पोषण किया जाता है या फिर जो लोग इनके यहाँ पहुंचकर भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर देते हैं तो इनका पेट पल जाता है। खैराबाद का एक पूरी कॉलोनी है जो कुष्ठ रोगियों के लिए जानी जाती है। उस कॉलोनी में आज भी बड़े बुजुर्ग, छोटे महिलाएं, बच्चे भिक्षावृत्ति का काम करते हैं। वो शहरों में, कस्बों में जा जाकर भिक्षा मांगने का काम करते हैं और उनके वो जिस लकड़ी के वाहन पर बैठकर जाते हैं, एक वाहन तक उनको किसी योजना से मुहैया नहीं हो सका। दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं सरकार ने चलाई, उन्हें तमाम सुविधाएं मुहैया कराई, लेकिन कुष्ठ रोगी जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिक्षावृत्ति मांगने जब जाते हैं तो वो जिस साधन से जाते हैं वो पुराना साधन जो आप बहुत पहले देखते थे कि लकड़ी का बना होता है, जिस पर वो बैठकर और एक उनका साथी धक्का लगाकर वो जाता है, दुकान दुकान जाकर भिक्षा मांगता है और फिर उस पैसे से जब घर का खर्चा चलाता है या पेट पालता है। तो ये जो कुष्ठ रोगी हैं इनके लिए भी आज़ादी के कोई मायने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो इन्हें
आबादी से बिल्कुल अलग, लोगों से अलग। आज भी लोग उनसे घृणा करते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहते हैं, उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें उनके पास जाकर उनके साथ अपनी खुशियां मनाकर ये मानते हैं कि वो बड़ा पुण्य का काम करते हैं। फिर भी इन कुष्ठ रोगियों के लिए आज़ादी कब आएगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और हमने इन 4 पहलुओं, 4 मामलों को आप तक रखने का प्रयास किया ताकि जिम्मेदारों की नज़र शायद कभी पड़ जाए या सरकारों की नज़र शायद कभी पड़ जाए तो इनके भी दिन बहर आएँ और ये भी आज़ादी के मायने समझ जाएं। इन्हें भी लगे ये भी आज़ाद हो गए हैं, इन्हें भी तमाम वो चीज़ें मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं। और सरकार को इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि ये ज़रूरतमंद लोग हैं, इन्हें ज़रूर इनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आप उसी आबादी का हिस्सा, भारत की ही एक आबादी का ये भी हिस्सा हैं जिनके दम पर हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो सरकार से भी यही गुजारिश है कि इनके लिए सरकार आने वाले दिनों में ज़रूर प्रयास करे और साथ ही जो देश के और जो प्रदेश के और जो जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, उनसे भी अनुरोध है कि इनके लिए ऐसी कारगर योजना बने कि ये हम कह सकें कि आपकी सरकार में पूरी तरीके से बाढ़ और कटान की समस्या खत्म हो गई। हम कह सकें कि वो बदनाम मोहल्ला आलमनगर, वहाँ पर सेक्स वर्करों ने वो बुरा काम कराना बंद कर दिया। हम कह सकें कि जो जोशी टोला मोहल्ले के तमाम लोग हैं जो भिक्षावृत्ति मांगकर अपना परिवार चलाते हैं, अब काम करना बंद कर चुके हैं। या यूँ कह सकें कि जो कुष्ठ रोगी हैं वो भी सम्मान से जी सकते हैं। उन्हें ज़रूरत है उन तक तमाम योजनाएं पहुंचने की, और वो भिक्षावृत्ति वाला अपना धंधा बंद कर चुके हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर ज़रूर ध्यान देगी, जिम्मेदार इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। हमारा तो सिर्फ काम कि उन तक, उनकी नज़रों तक इस समस्या को पहुंचाना था। हम उम्मीद करेंगे कि जनपदवासी इनकी मांग को आगे बढ़ाएंगे, इस पर अपनी राय रखेंगे ताकि जो जिम्मेदार हैं वो सोचें और इनके लिए कुछ करें। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।